नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान योग जीएस मंत्रा पर। दोस्तों, आज संविधान की इस श्रृंखला में हम लोग पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय के विषय में। सर्वोच्च न्यायालय के विषय में गुणतम प्रश्न और सतही प्रश्न दोनों प्रकार के प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में बनाए जाते हैं। सतही प्रश्नों से कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जहां सीधे अनुच्छेद से पूछ लिया जाता है कि किस अनुच्छेद में क्या वर्णित है। और गुणतम प्रश्नों से जो प्रश्न बनाए जाते हैं उनमें सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से, सर्वोच्च न्यायालय के गठन से, सर्वोच्च न्यायालय के की नियुक्तियां किस प्रकार होती हैं, कैसे उनके जजेस को हटाया जाता है, इस तरह के गुणतम प्रश्न हमेशा से विभिन्न परीक्षाओं में बनाए जाते रहे हैं। लोक सेवा आयोग तथा विभिन्न राज्यों के लोक सेवा आयोग, एसएससी और यूपी ट्रिपल एससी जैसी जो संस्थान हैं, इनकी परीक्षाओं में सुप्रीम कोर्ट एक फेवरेट टॉपिक रहा है, जिससे हर परीक्षा के जीएस में एक प्रश्न, दो प्रश्न जरूर बनाए जाते हैं भारतीय न्याय प्रणाली से। अब आप देखेंगे कि भारतीय न्याय प्रणाली के शीर्षस्थ स्थान पर बैठा हुआ है कौन? सुप्रीम कोर्ट। जो हमारी न्याय प्रणाली है उसका सर्वोच्च स्थान क्या है? सुप्रीम कोर्ट। उसके नाम में ही परिलक्षित होता है सर्वोच्च न्यायालय। आज देखेंगे हम इसी के बारे में और प्रश्नों की चर्चा करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आपसे सर्वोच्च न्यायालय से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जब हमने भाग पढ़ाया था तो संविधान के भाग 5 में संघ सरकार का वर्णन किया गया है और उसी के अंतर्गत आपके सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी बताया गया है। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत शासन अधिनियम 1935 जब अंग्रेज लेके आए थे तो उन्होंने एक संघीय न्यायालय के गठन की बात की थी और उस न्यायालय को 1937 में दिल्ली में गठित किया गया। बाद में जब हमारा संविधान निर्मित हुआ तो उसी जो संघीय न्यायालय था, फेडरल न्यायालय था, उसी को आगे हमारी सुप्रीम कोर्ट के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। तो दोस्तों, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट की जो मूल भावना है वो कहां से है? 1935 के भारत शासन अधिनियम से और 1 अक्टूबर 1937 को फेडरल न्यायालय के रूप में जिसको गठित किया गया। बाद में हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। हमारे संविधान में इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय की पूरी व्यवस्था दी गई और 28 जनवरी 1950 से हमारा वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय कार्य कर रहा है। तो आइए दोस्तों, यहाँ अनुच्छेदों को देखते हैं, किस प्रकार से उन अनुच्छेदों पर प्रश्न बनाए जाते हैं, उन अनुच्छेदों में जो चीजें लिखी गई हैं उसका मतलब क्या है, उसको आज विस्तृत रूप से समझते हैं। तो दोस्तों, हमने जैसा कि आपको बताया कि भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था का वर्णन किया गया है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो जैसे अगर आप अनुच्छेदों की रेंज है 124 से 147, अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो काफी हद तक चीजें आपको वहां जब ऑब्जेक्टिव 4 ऑप्शंस वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसमें अनुच्छेदों से संबंधित जब प्रश्न आते हैं तो उसमें हम काफी हद तक इस चीज का लॉजिक लगा पाते हैं कि कौन सा अनुच्छेद सही होगा। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा कि अनुच्छेद 124 से 147 के बीच सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था का वर्णन किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। अनुच्छेद 124 बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो कि सुप्रीम कोर्ट के गठन, उसके जो न्यायाधीश होते हैं उनका कैसे उनकी नियुक्ति होती है, कैसे उन्हें पद से हटाया जाता है, वो कितनी उम्र तक अपने पद पर रहते हैं, तो ये सारी चीजों का वर्णन, उनकी अर्हता क्या होती है, इनका वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 124 बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो पॉइंट 1 है उसमें इसके गठन की बात की गई है, सुप्रीम कोर्ट के गठन की। तो जब मूल रूप से जब सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी 1950 से शुरू किया गया तो उस समय सुप्रीम कोर्ट में कुल 8 जजों की व्यवस्था थी, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 7 अन्य न्यायाधीशों के साथ सुप्रीम कोर्ट शुरू किया गया था। तो प्रारंभिक सुप्रीम कोर्ट में कुल 8 जज थे, 1 + 7, 1 मतलब एक चीफ जस्टिस और 7 न्यायाधीश, ये आपके थे। बाद में ये कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के गठन से संबंधित जो चेंजेस होंगे, जो परिवर्तन होंगे, उसका अधिकार संसद को दिया गया है कि संसद आवश्यकता अनुसार आप सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था, गठन की व्यवस्था में उनके जजेस की संख्या में परिवर्तन कर सकती है। वर्तमान समय में कुल 34, इंपॉर्टेंट है, वर्तमान समय में कुल संख्या 34 है, जिसमें कहा गया है एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तथा 33 से अनधिक न्यायाधीशों से मिलकर सर्वोच्च न्यायालय बनेगा। ये तो वर्तमान समय में आप कितना कहेंगे? एक चीफ जस्टिस और 33 अन्य न्यायाधीशों से मिलकर हमारी सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ है। वर्तमान समय में 34 जज सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत है।
तो इसके बाद आप देखेंगे कि उनकी जजेस की नियुक्ति कैसे होती है। तो जो न्यायाधीश हैं हमारे, जो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। पहले तो सीधा सवाल जो आपको बनेगा कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति। ये पहला पॉइंट है जो सीधे सवाल में आपसे पूछा जाएगा। दूसरी चीज क्या है, राष्ट्रपति क्या डायरेक्ट करते हैं? नहीं, राष्ट्रपति कहा गया है उसमें, राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा कुछ राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात करेंगे। अब यहाँ एक चीज ध्यान देना है, कहा गया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, और कहा गया किससे? कुछ राज्यों के, मतलब जिन राज्यों से वो उचित समझे उस राज्य के हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से क्या करेंगे? परामर्श, परामर्श करके वो नियुक्ति करेंगे किसकी? न्यायाधीशों की। अब यहाँ देखने वाली बात यह है, अब न्यायाधीशों को अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में एक कहा गया सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो इनकी नियुक्ति के विषय में क्या कहा गया है? इनकी नियुक्ति के विषय में कहा गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश को बनाया जाएगा। मतलब हायरार्की में जो सबसे सीनियर मोस्ट होगा, जो सबसे सीनियर न्यायाधीश होंगे, उन्हीं को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश। लेकिन जो जस्टिस होंगे, जितने जस्टिस होंगे, इन जस्टिस की नियुक्ति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का परामर्श आवश्यक रूप से राष्ट्रपति महोदय लेंगे। मतलब यहां कहा गया है कि अन्य न्यायाधीशों के, जो मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अतिरिक्त जो न्यायाधीश हैं, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्याय, मतलब मुख्य जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनकी सलाह राष्ट्रपति महोदय अवश्य लेंगे, ये कहा गया है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए क्या रूल है वर्तमान समय में हाई सुप्रीम कोर्ट का, कि वो कहता है कि जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, जो सीजेआई हैं ये केवल अकेले परामर्श राष्ट्रपति को नहीं देते हैं, इनका एक कोलेजियम होता है। उस कोलेजियम में अन्य 4 वरिष्ठ जजों से लिखित सलाह पे, वरिष्ठ जज जो होते हैं उनसे परामर्श करके उनकी लिखित सलाह पर यह परामर्श किसको दिया जाता है? राष्ट्रपति महोदय को। यहाँ एक पॉइंट याद रखिएगा, राष्ट्रपति महोदय इसी परामर्श के आधार पर नियुक्ति देते हैं, जो सीजेआई देते हैं किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए। ये परामर्श जो होता है राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है। जो परामर्श दिया जाएगा उसी परामर्श के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। अब यहां ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति महोदय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श को नकार नहीं सकते, लेकिन अगर उन्होंने, सीजेआई ने 4 वरिष्ठ जजों के साथ बिना परामर्श किए अगर सलाह दी है किसको? राष्ट्रपति महोदय को, तब वो इस आधार पर उनकी सलाह को नकार सकते हैं कि पूरी प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया गया है। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, नियुक्ति कौन देता है? राष्ट्रपति। इस चीज को ध्यान रखिएगा। संविधान में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश तथा अन्य राज्यों के हाई कोर्ट के न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रपति उचित समझें, उनसे सलाह के पश्चात वो किसकी नियुक्ति करेंगे? जस्टिस की। अब यहाँ जो वो है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहा गया है? सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का की सलाह जरूर ली जाएगी, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह करने के पश्चात उनका लिखित परामर्श किसको देंगे? राष्ट्रपति। तो यहाँ आप ये समझ गए नियुक्ति कैसे होगी? राष्ट्रपति महोदय द्वारा परामर्श के बाद। उसके बाद हमने आपको बताया सीजेआई की नियुक्ति कैसे होगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कैसे होगी, भारत के मुख्य न्यायाधीश कैसे नियुक्ति होगी। तो कहा गया है वरिष्ठता का नियम। वरिष्ठता का नियम मतलब जो तत्कालीन समय में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे उन्हें सीजेआई बनाया जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। तो यहाँ ये नियम 1993 के बाद से लगातार चला रहा है। इसके कुछ अपवाद भी रहे हैं, कि जैसे आपको बता दें कब कब ये वरिष्ठता के नियम का उल्लंघन किया गया है। इस नियम का उल्लंघन 2 बार किया गया है। एक बार 1973 में किया गया है और उसके बाद 1977 में किया गया है। इसका कारण ये रहा है कि 1973 में केशवानंद भारती वाद आया, जिसमें 13 जजों की पीठ ने सरकार के विरुद्ध फैसला दिया, और वहां 3 वरिष्ठतम जजों को उनकी वरिष्ठता का उल्लंघन करते हुए अजित नाथ रे को
चीफ जस्टिस बना दिया गया, जबकि वो 3 लोगों से क्या थे, जूनियर थे। 3 जजों ने इस्तीफा दे दिया था, विवाद बढ़ा था। आगे इसी तरह से 1977 में एच.एम. बेग को वरिष्ठता तोड़ते हुए, वरिष्ठता एक जज की वरिष्ठता को कम वो हटाते हुए एच.एम. बेग को क्या बना दिया गया, चीफ जस्टिस बना। तो 2 बार वरिष्ठता का उल्लंघन किया गया है। उसके बाद 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि बहुमत के साथ ये निर्णय दिया कि अब वरिष्ठता के नियम का पालन किया जाएगा और अब वरिष्ठतम न्यायाधीश ही सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई बनेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा। तब से ये वरिष्ठता का ही प्रावधान चला आ रहा है। तो 2 बार तोड़ा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। एक बार 1973 में और एक बार 1977 में। 2 बार वरिष्ठता के नियम का उल्लंघन किया गया और 1993 से ये वरिष्ठता का नियम ही सीजेआई के लिए चला आ रहा है। तो ये तो हो गया आपका कि कैसे नियुक्ति होती है। इसके बाद देखिए, नियुक्ति हो जाने के बाद वो अपने पद से हटेंगे कैसे। तो 2 प्रकार से वो अपने पद से हट सकते हैं। पहला कि वो राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे दें, त्याग पत्र। तो मतलब न्यायाधीश या सीजेआई अपना इस्तीफा किसको देंगे, भारत के राष्ट्रपति को। अधिकांश आप देखेंगे जो नियोक्ता होता है वही इस्तीफा लेने वाला होता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे देते हैं। उसके पश्चात दूसरा तरीका है, उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। वो हमने आपको एक अपने वीडियो में जिसमें महाभियोग तथा महाभियोग जैसी प्रक्रिया का हमने वर्णन किया था, उसमें हमने कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद उनको उनके पद से हटा सकती है। उसकी प्रक्रिया आगे वर्णित है। तो आप 2 तरीके जान लीजिए, या तो वो त्याग पत्र दे दें राष्ट्रपति को, या फिर साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर क्या करें, संसद उनको उनके पद से हटा दे। इसके बाद आइए देखते हैं तीसरे पॉइंट कहा गया अर्हता। मतलब क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं जिसके आधार पर आप किसी को न्यायाधीश बनाया जा सकता है। तो पहली चीज क्या है कि वो भारत का नागरिक हो। उसके बाद 3 शर्तों में से कोई एक शर्त अगर वो पूरी करते हैं तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के योग्य हैं। तो पहली शर्त तो ये एसेंशियल है कि वो भारत के नागरिक हों। दूसरी चीज है 5 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके हों। 5 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके हों, या फिर 10 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में काम कर चुके हों, या फिर राष्ट्रपति की राय में वो विधिवेत्ता हो। मतलब राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को जो विधिवेत्ता हो, जो विधि का, संविधान का विशेषज्ञ हो, उन्हें भी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। अब इनके पद से हटने की प्रक्रिया अभी हमने बताई कि इनके पद से हटने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, संसद इनको इनके पद से हटा सकती है। कैसे? सबसे पहले हमने उस वीडियो में भी आप लोगों को बताया है, यहां फिर मैं समझा दे रहा हूं। ये होता है असमर्थता या साबित कदाचार। तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर या फिर असमर्थता। तो अब असमर्थता होगी, मतलब अगर संसद ये माने कि कोई न्यायाधीश क्या है, अपना कार्य करने में असमर्थ है। दूसरा क्या है, उसने कदाचार किया है, लेकिन साबित। तो साबित कैसे होगा ये जान लीजिए। ये कदाचार का जो प्रस्ताव है ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है। अगर लोकसभा में आता है तो वहां के 100 सदस्यों के लिखित प्रस्ताव पर, और अगर राज्यसभा में आता है तो उसके 50 सदस्यों के लिखित प्रस्ताव किसको दिए जाएंगे, या तो लोकसभा के अध्यक्ष को, या फिर अगर राज्यसभा में आता है तो राज्यसभा के सभापति को। 100 लोग या 50 लोग एक प्रस्ताव बनाएंगे कि फला न्यायाधीश पर कदाचार का आरोप लगाया गया है, जिसके लिए संसद उनको उनके पद से हटाना चाहती है। अब ये साबित कदाचार का जो प्रस्ताव होगा ये अध्यक्ष या सभापति के पास जाएगा। अब यहाँ पर सेकंड स्टेप क्या है, अध्यक्ष या सभापति वहीं चाहे तो उस प्रस्ताव को स्वयं समाप्त कर सकते हैं कि नहीं इस पे आगे कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर वो इसे स्वीकार करते हैं तो 3 लोगों की 3 सदस्यीय वो बनेगी कमेटी, और ये 3 सदस्यीय कमेटी क्या करेगी, उन आरोपों की जांच करेगी। इन 3 सदस्यीय कमेटी में कौन कौन होगा, एक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, एक किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक विधिवेत्ता। और ये 3 सदस्यीय कमेटी बनाएगा कौन, जिस सदन में प्रस्ताव पास गया होगा उस सदन के सभापति या फिर लोकसभा के अध्यक्ष। इन 3 सदस्यीय कमेटी को बनाएंगे और ये 3 सदस्यीय कमेटी उस कदाचार की जांच करेगी जिसका आरोप इन सदस्यों ने लगाया है।
अब जब ये कदाचार साबित हो जाएगा, इसीलिए मैंने क्या कहा, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, समझिएगा बात को, जब ये 3 सदस्यीय समिति जो होगी, ये इस कदाचार के आरोप को साबित कर देगी और वो कहेगी कि हाँ, ये कदाचार किया हुआ है फला जज ने, तब फिर क्या होगा, इस प्रस्ताव पर वोटिंग होगी और अब ये प्रस्ताव पारित किया जाएगा। तो कैसे, विशेष बहुमत से, संसद में विशेष बहुमत से ये पारित किया जाएगा। और वो विशेष बहुमत क्या होगा, जिस सदन में प्रस्ताव जाएगा वहां के सदस्यों के बहुमत तथा, ध्यान दीजिएगा, तथा उस लोकसभा में जाता है तो लोकसभा के सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वालों के 2/3 बहुमत के साथ ये प्रस्ताव यदि पारित हो जाता है तो ये दूसरे सदन में जाएगा, दूसरे सदन में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, तो वहां भी कुल उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 या टोटल जो वहां की संख्या है उसका बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वालों के 2/3 बहुमत के साथ यदि वो प्रस्ताव पारित हो जाता है और उसी सत्र में, ये भी ध्यान दीजिएगा, उसी चलते हुए सत्र में, उसी सत्र में, अगले सत्र में नहीं या आगे के लिए रोका नहीं जा सकता, उसी सत्र में राष्ट्रपति महोदय यदि उसका अनुमोदन कर देते हैं तो संबंधित न्यायाधीश अपने पद से क्या कर दिया जाएगा, बर्खास्त, हटा दिया जाएगा। तो ये हो गई साबित कदाचार की प्रक्रिया। अब साबित कदाचार की प्रक्रिया इस प्रकार से होगी, विशेष बहुमत से, उसी सत्र में होगी, ध्यान दीजिएगा। अब ये प्रक्रिया हमने बता दी, इसके लिए हमने एक और वीडियो भी बनाया हुआ है। कहाँ वीडियो बनाया है, ये वीडियो हमने महाभियोग तथा महाभियोग जैसी प्रक्रिया में इसका विस्तार से वर्णन किया है और क्या डिफरेंस होता है राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया में, उसका भी वर्णन हमने उस वीडियो में किया है। आप उससे इसकी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। तो इस प्रकार उनके पद से हटाने की प्रक्रिया हो गई, कैसे वो हटेंगे। अब आइए देखते हैं शपथ। शपथ कौन दिलाएगा, शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, जिसको राष्ट्रपति नियुक्त कर देते हैं वो उनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाते हैं। उसके बाद एक चीज ये है जो कही गई है इसी पॉइंट में कि सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश अब सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति पाने के पश्चात भारत के किसी अधिकारी, प्राधिकारी या भारत की किसी कोर्ट के समक्ष अपनी प्रैक्टिस करने के लिए अलाउड नहीं होगा, प्रैक्टिस वो नहीं कर सकते हैं अगर वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो जाते हैं तब। ये अनुच्छेद 124 की पूरी बात है और ये अनुच्छेद शायद ही देश का कोई ऐसा लोक सेवा आयोग हो या देश की कोई परीक्षा कराने वाली संस्था हो जिसने इस अनुच्छेद से प्रश्न न बनाया हो। तो इसको आप कायदे से समझ लीजिए, इसके पूरे प्रावधानों को समझ लीजिए, इससे प्रश्न आपकी परीक्षा में अवश्य मिलेगा। अब आइए देखते हैं अनुच्छेद 125। इसमें कहा गया है क्या वेतन भत्ते होंगे न्यायाधीशों के। तो न्यायाधीशों के वेतन भत्ते को कौन निर्धारित करेगा, संसद। इसको ध्यान दीजिएगा, वेतन भत्ते का निर्धारण कौन करेगा, संसद। संसद करेगी और वेतन भत्तों का वर्णन अनुसूची में देखा जाए तो कहां किया गया है, दूसरी अनुसूची के अनुसार इनको वेतन भत्ता दिया जाएगा। और तीसरी चीज, न्यायाधीश को उसके पद पर रहते हुए उसके किसी भी लाभ की चीजों में, जैसे कि उसके वेतन भत्ते में किसी तरह का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। मतलब उसके पद पे रहने के दौरान उसके किसी भी भत्ते को, वेतन को या जो भी उसको इस तरह की सुविधाएं दी गई हैं उसमें कोई अलाभकारी परिवर्तन संसद नहीं कर सकती, ये भी कहा गया है। तो अनुच्छेद 125 क्या हो गया, इनके वेतन भत्ते की बात हो गई। अनुच्छेद 126 महत्वपूर्ण है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। इन सब उनको अनुच्छेदों को हम लोगों को याद करते हुए चलना है, इनसे सीधे सवाल बनाए जाते हैं परीक्षाओं में। तो अनुच्छेद 124 क्या है, सुप्रीम कोर्ट का गठन, न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनकी शपथ, उनको पद से हटाया जाना किस तरीके से होता है, उनकी अर्हता, ये सब अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 125 में उनके वेतन भत्ते। अनुच्छेद 126 में आपको क्या कहा गया है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कब होगा, जब मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश कहाँ होगा, या तो छुट्टी पे हो या तो उनका पद खाली हो, तभी जब वो कार्य नहीं कर रहे होंगे तभी कार्यकारी एग्जीक्यूटिव से जेआई ले आना पड़ेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अब कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, ध्यान देने योग्य बात यह है कि इनकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति महोदय करेंगे। और कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश तब तक के लिए नियुक्त होंगे जब तक कि परमानेंट न्यायाधीश अपने पद पर नहीं आ जाते।
मान लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तबीयत खराब हो गई, वो मेडिकल चले गए, या फिर उनके त्यागपत्र से वो पद खाली हो गया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगी। और कौन करेगा, राष्ट्रपति महोदय करेंगे। ध्यान दीजिएगा। अगला 127 तदर्थ न्यायाधीश, एडहॉक, एडहॉक जस्टिस। एडहॉक जस्टिस की नियुक्ति कैसे होगी, क्यों होगी? एडहॉक जस्टिस की नियुक्ति तब होगी जबकि सुप्रीम कोर्ट की बैठकें चल रही हो, सुप्रीम कोर्ट चल रही हो और उसकी गणपूर्ति ना हो, मतलब कोरम पूरा ना हो, बेंचेस को बनाने में जजेस की संख्या कम पड़ रही हो, तो ऐसी स्थिति में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होगी एडहॉक जस्टिस की। तो एडहॉक जस्टिस की नियुक्ति कौन करेगा? ध्यान दीजिएगा, यहां से हमेशा सवाल बनाए जाते हैं। कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं, लेकिन तदर्थ न्यायाधीश एडहॉक जो जस्टिस होते हैं उनकी नियुक्ति सीजेआई करते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, सीधे सवाल बनता है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से। वो राष्ट्रपति को प्रस्ताव देंगे कि राष्ट्रपति महोदय, गणपूर्ति पूरी न होने के कारण हमें तदर्थ न्यायाधीश या एडहॉक जस्टिस की आवश्यकता है, कोरम पूरा नहीं हो पा रहा है सुप्रीम कोर्ट का, तो राष्ट्रपति महोदय अगर अपनी सहमति देते हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कि किसी न्यायाधीश को तदर्थ न्यायाधीश के रूप में ले सकते हैं। कहाँ के? हाई कोर्ट के। तो अब क्या होगा, सीजीआई परामर्श करेंगे किसके साथ? उस संबंधित हाई कोर्ट के साथ जिससे वो किसी न्यायाधीश को एडहॉक पे ले आना चाह रहे हैं। कहां? सुप्रीम कोर्ट, गणपूर्ति करने के लिए। तो मान लीजिए उत्तर प्रदेश से या इलाहाबाद हाई कोर्ट से वो लेना चाह रहे हैं किसी एक जस्टिस को जिसे एडहॉक जस्टिस बनाना चाह रहे हैं, तो वो पहले मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाई कोर्ट से परामर्श करेंगे कि मैं फला व्यक्ति को, फला न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जस्टिस के रूप में ले जाना चाहता हूं। तो ये उस संबंधित हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से परामर्श करके तथा उस संबंधित न्यायाधीश से सलाह लेकर या उसकी सहमति लेकर उस व्यक्ति को तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो सीधा सवाल अगर पूछा जाए, तदर्थ न्यायाधीश की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से उस संबंधित हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से सलाह करके और परामर्श करके और उस संबंधित जज की सहमति लेकर उसको सुप्रीम कोर्ट में ले आया जा सकता है, उसे एडहॉक न्यायाधीश बनाया जा सकता है। उसके बाद क्या होगा, उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में जितनी शक्तियां प्राप्त होती हैं वो सभी शक्तियां उस व्यक्ति को या उस न्यायाधीश को प्राप्त होंगी जो एडहॉक न्यायाधीश है। तीसरी चीज, सबसे महत्वपूर्ण जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, तदर्थ न्यायाधीश की व्यवस्था केवल सुप्रीम कोर्ट में है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किसी हाई कोर्ट में नहीं की जा सकती। तो अगर आपसे सवाल सत्य असत्य कथनों में पूछा जाता है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं, सत्य है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किया जाता है, सत्य है। किसी सुप्रीम कोर्ट या ये अगर दे दिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट दोनों में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, असत्य है, गलत है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में केवल एडहॉक जस्टिस की व्यवस्था है, न कि हाई कोर्ट्स में। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 127, 126, 127 का अंतर याद रखिएगा। एक अनुच्छेद 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की व्यवस्था बताई गई है, कार्यकारी चीफ जस्टिस की, उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय। लेकिन 127 के अंतर्गत एडहॉक जस्टिस की नियुक्ति कौन करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे। इन दोनों का अंतर। और तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति केवल सुप्रीम कोर्ट में होती है, हाई कोर्ट में नहीं। इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। यहां से प्रश्न बनाए जाते हैं। आप जब अनसॉल्व पेपर सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको इस तरीके के प्रश्न लगातार मिलेंगे। आपसे विभिन्न परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए होंगे, सत्य और असत्य, स्पेशली संघ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा प्रदेशों की लोक सेवा आयोग में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ये प्रश्न कई बार दोहराए गए हैं, सत्य और असत्य कथन के रूप में। तो अगला देखेंगे हम, अगला अनुच्छेद 128 है। अनुच्छेद 127 के बाद अनुच्छेद 128 एससी की मतलब सुप्रीम कोर्ट की बैठकों के में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति के विषय में 128। अब 128 में कहा जा रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट की बैठकों में किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को बैठक में शामिल कराया जा सकता है। यहां भी ध्यान रखिएगा, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी बैठक में शामिल कराना या उनकी नियुक्ति कौन करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से। ऐसा भी क्यों किया जाएगा?
ऐसा भी इसलिए किया जाएगा कि जिससे काम का बोझ हल्का हो सके, संख्या बढ़ाई जा सके न्यायाधीशों की। तो इस तरीके से आप वो होगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, तदर्थ न्यायाधीश और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में ले आने का या नियुक्त करने का या उनको कुछ दिनों तक कार्य करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिम्मेदार होते हैं, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेकर। तो यहाँ अब क्या होगा, इसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो होगा उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से अपनी बैठकों में या वहां के न्याय निर्णय में शामिल कर सकते हैं, और वो उनको भी सारी शक्तियां सॉरी उनको भी सारी शक्तियां और उनके विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे इनको न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का नहीं माना जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। ये भाग तो लेते हैं, सारी शक्तियां, वेतन भत्ते तो इनको प्राप्त होते हैं, राष्ट्रपति महोदय जो वेतन भत्ता देते हैं वो इनको प्राप्त होते हैं। यहाँ राष्ट्रपति महोदय वेतन भत्ता देते हैं, यहाँ संसद दे रही थी, इसको भी ध्यान रखिएगा। जो परमानेंट जस्टिस हैं उनको संसद वेतन भत्ता दे रही थी, और यहाँ जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश आ रहे हैं उनके वेतन भत्तों का निर्णय राष्ट्रपति महोदय करते हैं। प्रायः उनको वही वेतन भत्ता दिया जाता है जो अन्य न्यायाधीशों को दिया जाता है, उनके अधिकार भी वही रहते हैं, लेकिन उनको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नहीं माना जाता। इस बात को अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये भी सत्य और असत्य कथन में पूछा जा सकता है आपसे। आगे देखिए, अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 129 कहता है कि अभिलेखीय न्यायालय होगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय है। अभिलेखीय न्यायालय से क्या तात्पर्य है, इसका मतलब समझ लीजिए। अभिलेखीय न्यायालय का तात्पर्य दो होता है। पहला चीज ये है कि ये अभिलेख के रूप में अपने अधीनस्थ न्यायालयों में सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हैं वो अपने अधीनस्थ न्यायालयों में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे, डॉक्यूमेंट के रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे। उनका उदाहरण दिया जाएगा कि फला मामले में, ऐसे ही मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है। तो मतलब उनका क्या होगा? अभिलेखीय महत्व होगा, साक्षी महत्व होगा, डॉक्यूमेंट के रूप में वो पेश किया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया है। आप देखते होंगे बड़े बड़े वकील जो होते हैं वो पूरे साल भर की एक किताब छपती है लीगल, जो कि लिखा रहता है कि वर्ष 2021-22 में सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हैं उनको, तो वो उसका अध्ययन करते हैं। बड़े बड़े जो लीगल प्रैक्टिशनर हैं, जो विधि के विशेषज्ञ हैं, वो उसका अध्ययन करते हैं कि किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है। तो वो अभिलेख होता है, साक्ष्य होता है अपनी नीचे की अदालतों के लिए, और उन अदालतों में उनको साक्ष्य के रूप में पेश करके उन चीजों को का महत्व बताया जाता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है, तो इनका महत्व होता है साक्ष्य के रूप में, पहली चीज। दूसरी चीज जो होता है, अपने दिए गए निर्णयों की अवमानना के लिए सुप्रीम कोर्ट दंड दे सकती है। 6 वर्ष तक का दंड दे सकती है अवमानना। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट 6 वर्ष तक के लिए किसी को दंडित कर सकती है, और 2000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकती है। तो मतलब उनके दिए गए निर्णयों को के कंटेम्प्ट पर भी सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान ले ले तो वो कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट के तहत उनके ऊपर दंड दे सकती है। तो दो मामले हुए। अभिलेखीय न्यायालय का मतलब हो गया उनका साक्षी महत्व है, और साथ ही साथ वो कंटेम्प्ट के लिए, अपनी अवमानना के लिए सुप्रीम कोर्ट उस पर दंड भी दे सकती है। तो अभिलेखीय न्यायालय का ये मतलब हुआ अनुच्छेद 129। तो आप यहाँ 26 से ध्यान दीजिएगा। 26 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, 27 तदर्थ न्यायाधीश, 28 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को ले आना कोर्ट में, 29 अभिलेखीय न्यायालय। अब देखिए अनुच्छेद 130 क्या है। अनुच्छेद 130 सुप्रीम कोर्ट का स्थान। सुप्रीम कोर्ट कहां होगा? संविधान में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में होगा, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के अनुमोदन से, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस स्थान का परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि वो स्थान परमानेंटली कहीं परिवर्तित नहीं किया जाता है। वो कुछ समय के लिए, या ऐसा कश्मीर और हैदराबाद के संदर्भ में हो चुका है कि कोई बेंच वहां जाके फैसला दे सकती है। ऐसा कहा गया है सुप्रीम कोर्ट का स्थान दिल्ली में होगा, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के अनुमोदन से। यहां भी ध्यान रखिएगा, चीफ अगर उसका सुप्रीम कोर्ट का स्थान में परिवर्तन करना है तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के स्थान का परिवर्तन कर सकते हैं। वैसे सुप्रीम कोर्ट कहां है? दिल्ली में। ठीक है, अगला देखते हैं अनुच्छेद 131। अब अनुच्छेद 131, 32, 33, 34, 35 और 36 में, इन सब में दिया गया है इसकी अधिकारिता।
न्यायालय के अधिकार क्षेत्र कहां तक है। आज इसकी चर्चा होगी, चूंकि अधिकारिता से जो इनका ज्यूरिसडिक्शन का एरिया होता है, इससे संबंधित प्रश्न उच्च स्तरीय परीक्षाओं में बहुत ही गूढ़तम रूप में पूछे जाते हैं। बहुत ही कठिन प्रश्न इन अधिकारिता से बनाए जाते हैं और बड़े सूक्ष्म स्थानों पे जो लूप होल्स हैं वहां से ये प्रश्न पूछे जाते हैं अधिकारिता से संबंधित। इसको आज अनुच्छेद के दृष्टिकोण से हम आज यहाँ पढ़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता जो ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे आपके लिए, जो उच्च स्तरीय परीक्षाओं में संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों की पीसीएस परीक्षाओं में आपको वो काम देगा। यहाँ हम अनुच्छेद के दृष्टिकोण से सामान्य तौर पर उस पर बातचीत करेंगे। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 131 क्या कहता है। अनुच्छेद 131 कहता है सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता, जो इनका एब्सोल्यूट ज्यूरिसडिक्शन है। ये कह सकते हैं कि ऐसी अधिकारिता, मूल अधिकारिता इनकी, जिसमें केवल सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे सकता है। तो ये अधिकारिता कैसी होगी? ये अधिकारिता वो होगी जहां भारत के संघ का मामला होगा, जहां भारत के संघात्मक ढांचे का मामला होगा। जैसे अगर भारत सरकार और किसी राज्य के बीच में कोई वाद होगा तो वो इसकी आरंभिक अधिकारिता होगी। दो राज्यों के मध्य अगर कोई विवाद होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता होगी। तो इस तरीके से दो राज्य एक तरफ हैं, दो राज्य एक तरफ हैं, उनके मध्य कोई वाद है, भारत का संघ और कुछ राज्य एक तरफ हैं और कुछ राज्य अपोजिट हैं, तो मतलब राज्यों के मध्य या भारत संघ और राज्यों के मध्य अगर कोई वाद विवाद होता है तो आप उसके लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उसका अधिकार किसी हाई कोर्ट के पास नहीं है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में मौलिक अधिकारों के लिए भी आप वहां डायरेक्ट आ सकते हैं। तो तीन चीजें ध्यान रखिएगा। मौलिक अधिकारों के लिए कहां बताया गया है मौलिक अधिकारों के लिए? पीछे हमने वर्णन किया है अनुच्छेद 32 में के तहत जो 5 प्रकार की रिट दी गई हैं, उन 5 प्रकार की रिट के माध्यम से आप अपने मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए आप कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट सीधे। लेकिन ये एक पार्ट अलग से जोड़ा गया आरंभिक अधिकारिता में। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आप किसी हाई कोर्ट में भी अपने मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए जा सकते हैं। इस पे विस्तार से चर्चा हम उसी वीडियो में करेंगे जो हमने आपको बताया है कि जहां सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता या ज्यूरिसडिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 131 आप याद रखिएगा कि अनुच्छेद 131 जो है वो इसकी आरंभिक अधिकारिता है सुप्रीम कोर्ट की, तो जहां जिसमें एब्सोल्यूट ज्यूरिसडिक्शन इसका सुप्रीम कोर्ट का है। अब 132 सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय अधिकारिता किसके मामले में? संवैधानिक मामले, जहां कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है, जहां कोई किसी विधि का मामला है, वहां पे इसकी अपीलीय अधिकारिता। मतलब संवैधानिक मामलों, चूंकि आप ये पीछे समझ चुके हैं कि हमारा जो अपील का जो न्याय क्षेत्र में अपील का सर्वोच्च स्थान है वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो आप किसी संवैधानिक मामले में वहां अपील कर सकते हैं। अपीलीय अधिकारिता मतलब आप किसी उच्च न्यायालय के निर्णय से असंतुष्ट हैं, उच्च न्यायालय ने आपको प्रमाण पत्र दे दिया है कि इसमें संवैधानिक मामला है, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? किसी संवैधानिक मामलों में अपील कर सकते हैं। कहां पे? सुप्रीम कोर्ट में। तो अनुच्छेद 132 संवैधानिक मामलों में अपील की बात करता है। फिर देखिए अनुच्छेद 133 सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय अधिकारिता किस मामले में? सिविल मामले। अब जो सिविल के मामले हैं उनमें आप अगर अपने मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आप हाई कोर्ट के निर्णय से असंतुष्ट हैं, हाई कोर्ट आपको एक प्रमाण पत्र देती है जिसमें हाई कोर्ट कह सकती है कि सिविल मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आवश्यक है या इसमें सुप्रीम कोर्ट के विचार जरूरी है आना, तो आप कहां जा सकते हैं? अपने किसी सिविल मामले के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप 134 देखेंगे, दांडिक विषयों में अगर कोई क्रिमिनल केस है, दंड का मामला है, वहां पर भी आप अपील के रूप में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन यहाँ कुछ चीजों को मैं किसी आपराधिक मामले के विषय में आपको बता दूं। आपराधिक मामलों में कुछ शर्त होती है जिसके आधार पर आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। जैसे कि पहली बात ये हो कि हाई कोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को पलट के कि उस व्यक्ति को मृत्युदंड दिया हो। तो अगर मृत्युदंड का मामला है, नीचे के अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को बदलकर सुप्रीम कोर्ट ने उसे क्या कर दिया है? मृत्युदंड के रूप में दे दिया है, तब ऐसे मामलों में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। दूसरा मामला क्या हो सकता है? दांडिक मामलों में यदि हाई कोर्ट ने किसी मामले में मृत्युदंड दे दिया है, नीचे की कोर्ट ने मान लीजिए मृत्युदंड दिया था, ऊपर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने भी मृत्युदंड दे दिया, तब भी आप वहां जा सकते हैं। तीसरा मामला हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान ले और बुला ले।
उस मामले को क्या कर लें, कह दे कि नहीं आप इस मामले में ये जरूरी है कि इसके निर्णय किया जाए, इसमें जो है मौलिक अधिकारों का मामला है या किसी तरह का विधि का मामला है तो सुप्रीम कोर्ट मंगा सकती है। तो दांडिक मामलों, अब अधिकारिता आप देख लीजिए, अनुच्छेद 131 क्या है, एब्सोल्यूट ज्यूरिसडिक्शन, आरंभिक अधिकारिता, जिसमें आप सीधे कहां जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। 132 क्या है, अपीलीय अधिकारिता, लेकिन किसमें, संवैधानिक मामलों में। तीसरा क्या है, 133 सिविल मामलों में अपीलीय अधिकारिता। 134 दांडिक विषयों में, आपराधिक मामलों में अपीलीय अधिकारिता। तो ये आपके पास हो गई। 34 का कहा गया है सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र। इसी की चर्चा मैं अभी पीछे कर रहा था कि हाई कोर्ट आपको प्रमाण पत्र दे दे। अब देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। 134 आप सुप्रीम कोर्ट में जो अपीलीय अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट की है उसमें आप सीधे अपील नहीं कर सकते। आप अपने मन से अपील नहीं कर सकते कि हाई कोर्ट के निर्णय से आप असंतुष्ट हो गए, आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि मामले की गंभीर मामलों को सुप्रीम कोर्ट तक भेजा जाए, इसीलिए इसको किया गया है। हाई कोर्ट जब किसी मामले पर निर्णय देती है तो उसके पश्चात हाई कोर्ट क्या करती है, देखती है हाई कोर्ट कि क्या इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन की आवश्यकता है, या ये इतना सीरियस मामला है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के भी विचार जानने आवश्यक हैं। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट एक प्रमाण पत्र जारी करती है कि आप अपनी इस केस के लिए या अपने इस वाद के लिए आप कहां जा सकते हैं, हाई कोर्ट जारी करती है, एक प्रमाण पत्र जारी करती है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या चाहिए, निर्णय आवश्यक है, उनका विचार आवश्यक है। तो हाई कोर्ट एक प्रमाण पत्र जारी करती है कि आप अपने वाद में कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। तब आप उस प्रमाण पत्र के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में अपने वाद को आगे बढ़ा सकते हैं, उस पर विधिक राय किसकी ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट उस मामले पर क्या करता है, फैसला। दूसरी चीज, एक चीज हम आपको यहाँ बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के मामले नहीं जाते हैं। ये कहा गया है, सीधा कहा गया है कि किसी हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के द्वारा, एक जज के द्वारा दिए गए निर्णय को आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं ले जा सकते। उसमें कम से कम 2 जजों ने जो फैसला दिया है, डबल बेंच या उससे बड़ी बेंच के फैसलों को आप कहां ले जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। और एक मामला यह है प्रमाण पत्र, जहां आपको प्रमाण पत्र दे दे, हाई कोर्ट कहे कि हाँ इसमें इस तरह के विधि के मामले हैं, हाई कोर्ट प्रमाण पत्र देती है कहां जाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए, कि इसमें ऐसा संवैधानिक मामला है या इसमें विधि का इस प्रकार का मामला है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय या सुप्रीम कोर्ट का परामर्श या सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन के क्षेत्र में ये आता है, तो इसलिए वो प्रमाण पत्र जारी करता है। और आप अपने फैसले को लेकर, हाई कोर्ट के फैसले को लेकर आप कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये प्रमाण पत्र की बात हुई। 135 महत्वपूर्ण नहीं है, जिसकी चर्चा की हमने कि फेडरल न्यायालय की शक्तियां किसके द्वारा उपभोग की जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। फेडरल न्यायालय कौन है, 1935 के अधिनियम के द्वारा जो फेडरल कोर्ट बनी थी, जो संघीय न्यायालय बना था, उस न्यायालय की जो शक्तियां होंगी उसका इस्तेमाल कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। उसकी चर्चा मैंने आपको पहले कर दी कि इसका मूल आधार कहां है, हमारी सुप्रीम कोर्ट का मूल आधार कहां है, 1935 के भारत शासन अधिनियम में। तो फिर आगे देखते हैं 136 अपील की विशेष इजाजत। यहां देखिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट का अपना विवेकी अधिकार है, वो अपने विवेक से किसी भी फैसले को, मतलब कोई भी जो केस नीचे चल रहा हो, जैसे हमने क्या कहा कि आपको सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए किसके प्रमाण पत्र की जरूरत है, हाई कोर्ट के। हाई कोर्ट ने कोई निर्णय दिया, हाई कोर्ट ने आपको प्रमाण पत्र दिया, आप सुप्रीम कोर्ट गए। मान लीजिए किसी मामले में हाई कोर्ट ने ये प्रमाण पत्र देने से मना कर दिया कि नहीं ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने लायक नहीं है। ऐसे मामलों में अपील की विशेष इजाजत कौन दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की दृष्टि में यदि हाई कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालयों के हाई कोर्ट के किसी फैसले में ऐसा कोई सारवान संवैधानिक तत्व निहित है, उसमें सुप्रीम कोर्ट विशेष इजाजत देकर उस फैसले को चैलेंज करने के लिए आपको छूट दे सकती है, कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में। तो अगर हाई कोर्ट प्रमाण पत्र ना दे तब भी सुप्रीम कोर्ट आपको विशेष इजाजत दे सकती है, कहां के लिए, सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले को चैलेंज करने के लिए। तो यही इसमें ये लिखा गया है, विशेष इजाजत दे सकती है, विवेकी अधिकार है, उसका विवेक है सुप्रीम कोर्ट का कि वो विशेष अपील की इजाजत दे सकती है आपको, कहां, सुप्रीम कोर्ट में। फिर आप देखिएगा 137 निर्णयों या आदेशों का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पुनर्विलोकन। पुनर्विलोकन का मतलब है रिव्यू। अब 2 तरीके से सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करती है। पहला रिव्यू क्या करती है,
वो संसद या किसी विधानसभा के द्वारा, संसद के द्वारा जो फैसले लिए गए हैं उसका रिव्यू कर सकती है। रिव्यू कैसे करेगी? मान लीजिए संसद ने कोई ऐसा निर्णय पारित कर दिया जिसमें संविधान के जो मूल भावना है उसका क्या है, उसका वायलेशन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उस मामले पर पुनर्विचार करके उस मामले को, उस विधि को या उस विधेयक को स्थगित करा सकती है। तो ये क्या होगा, ये पुनर्विलोकन का एक मामला हो गया सुप्रीम कोर्ट का। दूसरा मामला क्या होगा, वो रिव्यू ज्यूरिसडिक्शन, उसका होता है जुडिशियल रिव्यू। जैसे हमने अभी संसद की बात की, तो जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है उसको, कि संसद के नियमों का उसने क्या कर दिया, संसद ने जो अधिनियम बनाया उसको उसने पुनर्विलोकित किया, रिव्यू किया। रिव्यू करने के बाद जुडिशियल रिव्यू नाम इसको दिया जाता है, कि उसमें उसने निर्णय किया कि नहीं, फला मामला संवैधानिक रूप से सही नहीं है, तो वो जुडिशियल रिव्यू हो जाता है। और रिव्यू ज्यूरिसडिक्शन, सेकंड पार्ट उसका होता है रिव्यू ज्यूरिसडिक्शन। वो क्या होता है रिव्यू ज्यूरिसडिक्शन? उसमें सुप्रीम कोर्ट अपने स्वयं के निर्णयों का पुनर्विलोकन करती है। आपने देखा होगा कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व में दिए गए निर्णयों को पलट देती है, वो पुनर्विलोकन होता है। वो भी पुनर्विलोकन होता है अपने नियमों का। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, अपने निर्णयों या आदेशों का पुनर्विलोकन कर सकती है, और संसद के द्वारा बनाए गए अध्यादेशों का या अधिनियमों का क्या कर सकती है, संसद के द्वारा बनाए गए अधिनियमों का, एक्ट्स को क्या कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत परिवर्तित कर सकती है, पुनर्विलोकन कर सकती है। आइए अनुच्छेद 138 देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में वृद्धि। अगर सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में वृद्धि का अधिकार किसके पास है, संसद के पास। भारतीय संसद क्या कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में वृद्धि कर सकती है। ये भी ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में वृद्धि राष्ट्रपति महोदय नहीं, संसद करती है, इसको ध्यान रखिएगा। 139A मामलों का अंतरण, मतलब सुप्रीम कोर्ट किसी हाई कोर्ट में चल रहे मामले को अपने पास मंगा सकती है। किन्हीं दो हाई कोर्ट्स में एक ही प्रकार के चल रहे मामले को अपने पास मंगा सकती है। ये क्यों करती है? मान लीजिए दो हाई कोर्ट में किसी एक ही विषय पे, एक ही जैसे संवैधानिक प्रश्न पर अगर वाद चल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में दोनों हाई कोर्ट्स के निर्णयों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन ना आ जाए। ये भी तो हो सकता है किसी एक हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया, दूसरे हाई कोर्ट ने कोई दूसरा फैसला दे दिया, तो दोनों के फैसलों में क्या हो जाएगा, टकराव। तो ऐसी स्थिति में वो हाई कोर्ट से मामले को मंगा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में कह सकती है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। तो हाई कोर्ट से मामले को मंगा सकती है, ऊपर कोर्ट में सीधे किसी एक हाई कोर्ट से मामले को मंगा सकती है। किन्हीं हाई कोर्ट्स में चल रही, कई हाई कोर्ट्स में अगर एक ही बात चल रहा हो तो उसको एक जगह अटैच कर सकती है, कि एक ही हाई कोर्ट में उसका निर्णय कर, मतलब एक उसको मंगा लिया जाए, सुप्रीम कोर्ट में उसका निर्णय हो जाए। तो ये क्या होगा कि इसमें एससी क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, उसमें वो मंगा सकता है किसी भी हाई कोर्ट से, वहां के वाद को मंगा सकता है, अंतरण कर सकता है अपने यहाँ के लिए। अब यहाँ देखिए रिट निकालने की शक्ति, ये देखिए मिस हुआ था 139, ये रिट निकालने की शक्ति है सुप्रीम कोर्ट की, जिसको हमने पूर्व में चर्चा किया। सुप्रीम कोर्ट रिट किसके मामले में निकाल सकती है, आपके मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, 5 प्रकार के रिट आप निकाल सकती है, और उन रिट के द्वारा वो मौलिक अधिकारों का संरक्षण करती है। ठीक है, आइए 140 देखते हैं, आनुषांगिक, सुप्रीम कोर्ट की आनुषांगिक शक्तियां। सुप्रीम कोर्ट को आनुषांगिक या अतिरिक्त शक्ति कौन दे सकता है, संसद। सुप्रीम कोर्ट की किसी भी पावर में, अधिकारिता में बढ़ोतरी करना होगा, संसद। आनुषांगिक शक्तियां अगर देनी होंगी सुप्रीम कोर्ट को तो कौन देगा, संसद देगा। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब 141 सुप्रीम कोर्ट की विधि आबद्धकर होगी सबके ऊपर। अनुच्छेद 141 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो विधियां होगी वो अधीनस्थ न्यायालयों के लिए और देश के क्षेत्र में क्या होगी, आबद्धकर होगी, उसको माना जाएगा, उसका वायलेशन क्या होगा, कंटेम्प्ट होगा। अब 42 देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का प्रवर्तन। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का प्रवर्तन होगा, पूरे देश में उसका प्रवर्तन होगा, और वहां के देश के अधिकारी, न्यायिक अधिकारी सब क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को प्रवर्तन कराएंगे। अब आइए देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद ये है, अनुच्छेद 143। ये हर परीक्षा में पूछा गया है, अनुच्छेद 143 के विषय में। 143 कहता है सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा। ये अनुच्छेद बार बार परीक्षा में पूछा गया है। राष्ट्रपति महोदय
किसी संवैधानिक या विधि के सारवान विषय पर जिसपे वो उचित समझें, सुप्रीम कोर्ट से क्या कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट से दो मामलों में वो सलाह ले सकते हैं। या दो मामलों में सलाह कौन कौन सी हो सकती है? एक मामला ये हो सकता है कि वर्तमान समय में किसी संवैधानिक या विधि के ऐसे प्रश्न पर सलाह ले सकते हैं जो तत्कालीन समय में बहुत महत्वपूर्ण हो, और उसमें वो ये सलाह मांग सकते हैं कि इस मामले में क्या किया जाए। दूसरा क्या हो सकता है कि पहले की किसी संधि पर, प्रसंविदा पर, वाद पर जो पहले हो चुका है, उस पर वो उनकी सलाह ले सकते हैं। अब यहां ध्यान देने योग्य बात क्या है वो समझ लीजिएगा। जो पहला मुद्दा है, जो पहला वो था कि जिसमें हमने कहा कि राष्ट्रपति महोदय दो मामलों में सलाह मांग सकते हैं। पहला मामला क्या है? पहला मामला ये है कि वो वर्तमान समय में किसी संवैधानिक प्रश्न पर या किसी जो विधि का जो सारवान तत्व होगा, जो वर्तमान समय में बहुत महत्वपूर्ण होगा, उस पर सलाह मांग सकते हैं। तो इस पर सलाह देने के लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। पहले मामले में बाध्य नहीं है, लेकिन दूसरा मामला जो पहले की विधियां, संधि, करार, समझौते, प्रसंविदा जो पहले के हो चुके हैं, उस पर सलाह देने के लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्य है, ये ध्यान दीजिएगा। और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण तत्व इसका क्या है, जो प्रश्न बनाया जाता है, वो है अनुच्छेद 143। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं? अनुच्छेद 143। इसको याद रखिएगा, ये हर परीक्षा में पूछा गया है, छोटी बड़ी परीक्षा में। उसके बाद दो तथ्य हमने बताए, राष्ट्रपति महोदय किन दो मामलों पर मांग सकते हैं सलाह। पहले मामले पर सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं होती, और दूसरे मामले पर पूर्व की संविदा, संधि, पूर्व के कानून और पूर्व के प्रसंविदाओं पर वो उनको सलाह देने के लिए क्या होती है, बाध्य होती है। तो 143 बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के लिए सिविल तथा न्यायिक प्राधिकारियों का कार्य करना। जो सिविल और न्यायिक प्राधिकारी होंगे, अधिकारी होंगे, वो सुप्रीम कोर्ट के लिए कार्य करेंगे। सीधा सीधा 144 नहीं पूछा जाएगा, ये संविधान का मामला है, ये जीएस के रेंज में नहीं आता। 145 संवैधानिक मामलों तथा 143 के तहत कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ। बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा, सभी परीक्षाओं में पूछा गया है। अनुच्छेद 145 क्या कहता है? कोई संवैधानिक मामला होगा, अगर कोई संवैधानिक प्रश्न होगा, तो उसमें कम से कम 5 जजों की पीठ, न सिंगल बेंच न डबल बेंच, उसको कौन देगा? कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ में संवैधानिक मामले का फैसला कराया जाएगा। उसके साथ साथ अनुच्छेद 143 मतलब जब राष्ट्रपति को सलाह देने की बारी आएगी, तब भी कम से कम 5 जजों की पीठ बैठेगी। एक जज या दो जज उसमें राष्ट्रपति को सलाह नहीं देंगे। दो मामलों में, किसी संवैधानिक मामलों में और अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति को परामर्श देते समय कम से कम 5 जजों की पीठ क्या करेगी? न्याय निर्णय करेगी बहुमत के आधार पर। जो न्याय निर्णय करेगी वही होगा। तो ये सवाल लगातार पूछा गया है कि संवैधानिक मामलों में, जो संवैधानिक मामले होंगे, संवैधानिक मामलों में कितने जजों, कम से कम कितने जजों की पीठ बैठेगी? 5 जजों की। कभी आपसे सवाल बनाया जा सकता है, सत्य असत्य कथन में बनाया जा सकता है कि अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं, सही है। नंबर 2, राष्ट्रपति महोदय को सलाह देने के लिए कम से कम 5 जजों की पीठ न्याय निर्णय करेगी, परामर्श देगी। दोनों कथन क्या है? सही है। इस तरीके सवाल आपसे बनाए जा सकते हैं। अब क्या करेंगे? अनुच्छेद 146 अधिकारियों एवं सेवकों का व्यय। इसमें कहा गया है सुप्रीम कोर्ट का जो व्यय होगा वो कहां भारित होगा। सुप्रीम, पहली चीज तो ये जान लीजिए, कोई अधिकारी या सेवक, जो अधिकारी और सेवक होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति परीक्षा या किन्हीं माध्यमों से न्याय उसमें सर्वोच्च न्यायालय में उनकी भर्ती, वहां की भर्ती करेगा। रिव्यू ऑफिसर्स, AROs मतलब असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, वहां के चपरासी, वहां के सफाई कर्मी, इस तरीके से जो कर्मचारी होते हैं, तो उनकी नियुक्ति कौन करता है? CJI करते हैं या उनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति करता है। दूसरी चीज इसमें ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति महोदय इन अधिकारियों या कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए किसको निर्देशित कर सकते हैं? संघ लोक सेवा आयोग को निर्देशित कर सकते हैं। और CJI क्या कर सकते हैं? संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में क्या करा सकते हैं? भर्ती। तो ये भी हो सकता है। अगर सीधे सवाल पूछा जाए कि कर्मचारियों की नियुक्ति कौन करता है,
CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन अगर उसमें कहा जाए राष्ट्रपति महोदय संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भी भर्ती करा सकते हैं, सही है, दोनों सही है। अब कहा गया है व्यय, जो सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों कर्मचारियों का वेतन भत्ता और पेंशन है वो भारत की संचित निधि पर भारित होता है और भारत की संचित निधि से उनको व्यय किया जाता है और उनको वेतन भत्ते और अन्य पेंशन वगैरह और जो भी सुविधाएं होती हैं उनको दी जाती है, तो भारत की संचित निधि से। इसको ध्यान रखिएगा। ये 146 तक का आपका सुप्रीम कोर्ट के संबंधित सारे अनुच्छेद संविधान के हैं। इस पे एक अतिरिक्त वीडियो हम इसकी अधिकारिता पे बनाएंगे, जहां आज भी हमने व्याख्या की अधिकारिता की, लेकिन उसमें और छोटी छोटी चीजों पे छोटी छोटी जगहों को पॉइंट आउट करेंगे जहां से नए प्रश्न बनते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनके अनुच्छेदों को याद कर सकते हैं और इनके विभिन्न प्रावधानों को, जिस पर इस पे आज चर्चा हुई है, इन सब चीजों को आप एक नोट्स बनाकर आप रख सकते हैं। इतना पढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट से संबंधित एक भी प्रश्न आपका, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग का हो या राज्य स्तरीय परीक्षाओं का हो या किसी छोटी परीक्षा का हो, लेखपाल, वीडियो जैसी परीक्षाएं या उत्तर प्रदेश या बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ली जाने वाली RO PCS की परीक्षाएं हो, इसके अतिरिक्त और इससे बाहर कहीं प्रश्न नहीं जाएगा। किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं इसकी भी चर्चा हमने आपको इस वीडियो में की हुई है। तो दोस्तों आज यहीं पर सुप्रीम कोर्ट का ये जो सेशन था ये समाप्त होता है। इसके बाद हम हाई कोर्ट्स के ऊपर भी और अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर भी आपको एक वीडियो के माध्यम से आपसे चर्चा करेंगे और आशा है कि आपको इस वीडियो का लाभ आपकी परीक्षाओं में मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।